यूट्यूब के डू मैथ चैनल पर आप सभी प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत है। यह चैनल बीएचयू बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएचयू बीएड प्रवेश परीक्षा के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग रिलेटेड सब्जेक्ट का होता है जिससे 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा जो भाग होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है और ये 30 अंक उसके लिए निर्धारित होते हैं। इस 30 अंक का विभाजन 10-10 अंकों में 3 पार्टों में किया गया है। पहला 10 अंक की रीजनिंग होती है, दूसरा पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे शिक्षण अभिरुचि कहते हैं 10 अंक की होती है, और तीसरा करंट एजुकेशनल सिनेरियो वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य होता है, इससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करंट एजुकेशन सिनेरियो वर्तमान शिक्षा परिदृश्य के अंतर्गत जो 4 महत्वपूर्ण इसमें आयाम आएंगे, पहला विभिन्न आयोग एवं समितियां, दूसरा भाग संवैधानिक प्रावधान, और तीसरा सरकारी योजनाएं, और चौथा अन्य। तो इस 4 सब टॉपिक के अंतर्गत 8 वीडियो का निर्माण किया जाएगा। उस 8 वीडियो का ये पहला वीडियो डेमो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न आयोग एवं समितियों की चर्चा हम लोग करेंगे। लंबे दौर की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश की पहली प्राथमिकता एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रारूप तैयार करने की थी जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर खरा उतरे। इसी के लिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान रखा गया था कि यह सरकार का दायित्व होगा कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर देश के सभी बच्चों को जब तक वह 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रथम भाग में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित उन आयोगों एवं समितियों को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी स्थापना भारत सरकार ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विचार करने, शैक्षिक सुविधाओं को सुधारने एवं भारत में प्रभावी शिक्षा प्रणाली विकसित करने हेतु की थी। तो आज़ादी के बाद जो पहला आयोग गठित हुआ था, इसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, 1948-49 में गठित हुआ था। इस आयोग का गठन विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किया गया था, इसलिए इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। स्वतंत्र भारत का ये पहला शिक्षा आयोग था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका मुख्य सरोकार राष्ट्रीय विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में युवा नेतृत्व तैयार करना था। इसकी जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई वो ये है कि इसकी सिफारिश के आधार पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई। यानी राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के नियामक संस्था के रूप में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, जो आज भी हमारे देश में उच्च शिक्षा की एक महत्वपूर्ण नोडल एजेंसी बनी हुई है। इसके बाद आता है मुदालियर आयोग 1952। जहां राधाकृष्णन आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से था, वहीं मुदालियर आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा से था, इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह प्रचलित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करना तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए उद्देश्यों, संगठन, प्राथमिक और उच्च शिक्षा से संबंध हेतु माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा संशोधन के लिए उपायों का सुझाव देना था। इसने मुख्य रूप से अध्यापक शिक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें पहला है मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 2 वर्ष का प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण, तथा दूसरा है जो ग्रेजुएट्स थे, स्नातक थे, उनके लिए 1 वर्ष का माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग हमारे देश में शिक्षा के लिए गठित किया गया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग कहते हैं। 1964 और 66 के दौर में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के हर क्षेत्र पर, वो चाहे प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, यानी शिक्षा के हर क्षेत्र पर एक विस्तृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण के लिए
इसका गठन किया गया था कि समूची शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करे और एक नीति निर्माण करने के लिए सुझाव दे। और इसके सुझाव का जो शीर्षक था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस शीर्षक जो था, टाइटिल इसका था राष्ट्रीय शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत ही चर्चित प्रकरण है, बड़े बड़े सेमिनार्स और वर्कशॉप में जिसका कोट किया जाता है कि इसकी जो रिपोर्ट थी उसकी शुरुआती लाइन थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन आवर क्लासरूम्स, यानी देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह लाइन कोठारी आयोग की ओपनिंग लाइन थी। एक और महत्वपूर्ण कोठारी आयोग की सिफारिश थी जिसने शिक्षा के लिए 5 उद्देश्य या 5 लक्ष्य या 5 कार्य निर्धारित करने की बात कही थी, जिसे पंचमुखी कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो पंचमुखी कार्यक्रम का संबंध कोठारी आयोग से है। पंचमुखी के अंतर्गत जो 5 लक्ष्य थे वह निम्न प्रकार थे, जिसमें पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, दूसरा था शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, तीसरा था शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, चौथा था शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, पांचवा था शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग आता है जिसे हम कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। कोठारी आयोग जो समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिश के आधार पर देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई, जिसमें 10+2+3 की शिक्षा ढांचे की बात की गई। इसके मुख्य सुझाव थे कि भारत सरकार जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करे। दूसरा था माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के साथ एक कोई अन्य भाषा, और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताया था। इसने देश में समानता लाने के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए, शैक्षिक अवसरों की समता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और कमज़ोर वर्गों के छात्रों को विशेष सुविधाओं की बात की थी। उसके बाद अगली जो शिक्षा नीति आती है वो 1986 में आती है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 1986 कहते हैं। इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी वो थी, जो हमारे देश में आज बहुत चर्चित स्कूल के रूप में विख्यात हैं, नवोदय विद्यालय की स्थापना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ही इसको सिफारिश की थी, तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना। उसके बाद डायट्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। साथ ही एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। और इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बिंदु था MLL, मिनिमम लर्निंग लेवल, यानी हर कक्षा स्तर पर एक न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करने की बात की गई थी। इसके बाद आता है डॉक्टर यशपाल समिति। डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा समिति गठित की गई थी 1992 में, जिसे राष्ट्रीय सलाहकार समिति कहते हैं। और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसने शिक्षक छात्र अनुपात को 1:40 के बजाय 1:30 करने की बात कही। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा पहली बार यशपाल समिति ने अपने रिपोर्ट में शामिल की थी। इसकी जो मुख्य सिफारिश थी उसका सार बिंदु यह था कि परीक्षाओं का हुआ समाप्त हो और रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाए। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग शेष जो आयोग और समितियां हैं उसकी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को निश्चित हैं कि आएंगे, NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।